इसको ध्यान से सुनना, लास्ट 2 ईयर से ये बोर्ड में आ रहा है क्वेश्चन। एसिड को या बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया तो भाई ये हाईली एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब कि भाई ये हीट इवॉल्व करेंगे। तो हम इस बॉटल में पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में नहीं लेते हैं, ठीक, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड की अब हम बात कर लेते हैं। तो हमने अभी बात की कि भाई पानी मिलाया जा रहा है ताकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें पता चल सके, है ना। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि भाई एसिड के साथ CON कंसंट्रेटेड भी वर्ड भी लिखा होता है और डाइल्यूट भी लिखा होता है। तो आपको बेटा कैसे याद रखना है, कंसंट्रेटेड कन C आ रहा है ना, यानी कि कन का मतलब कम, कन का मतलब कम, आप लोग याद रखना, ठीक है। C है ना, ये C, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कम। क्या कम है इसके अंदर, वाटर, यानी कि इसमें वाटर कम है और एसिड ज्यादा है। कंसंट्रेटेड के अंदर वाटर कम और एसिड ज्यादा, ठीक है। और डाइल्यूट के अंदर वाटर ज्यादा और एसिड कम, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, कंसंट्रेटेड में वाटर कम और एसिड ज्यादा, ठीक है, और डाइल्यूट के अंदर वाटर ज्यादा और एसिड कम। बात समझ आई, जैसे कि हमें इस फिगर को, इस डायग्राम को देख के भी पता चल रहा है। तो यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ एसिड की बात की कि भाई यहाँ पर एसिड ज्यादा है और पानी कम है कंसंट्रेटेड के अंदर, यानी कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर में अचायंस प्रोड्यूस करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, जहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया, है ना। और जहां पर हाइड्रोजन आयन कम है, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन आयन कम है वो हमारा डाइल्यूट एसिड हो गया, ठीक है। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड है भाई, यहां पर एसिड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और ज्यादा डेंजरस होगा, है ना, एज कंपेयर टू डाइल्यूट, है ना, ठीक, ऑलराइट। तो ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। तो कंसंट्रेटेड का मतलब पानी कम एसिड ज्यादा, और डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू डाइल्यूट एसिड। ऑलराइट, बात समझ आई, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको हटा देते हैं जरा, साथ के साथ बेटा नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने मान लो एसिड या बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया, एसिड को या बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया तो भाई ये हाईली एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब कि भाई ये हीट इवॉल्व करेंगे, है ना, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हीट इवॉल्व करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज करते हैं हमें कुछ कॉशंस लेने होते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली कब, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ डील करते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डील करते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, ऑलराइट। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम क्या लेते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस हम क्या लेते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसको ध्यान से सुनना, लास्ट 2 ईयर से ये बोर्ड में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम क्या लेते हैं, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा पानी में एसिड को मिलाओ, एसिड में पानी को नहीं मिलाना है, हमेशा पानी में एसिड को मिलाओ, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, वो स्प्लैश आउट हो सकता है, यानी कि एकदम से उछल के गिर सकता है। अगर वो उछल के गिरेगा तो उससे क्या होगा, हमारी किसी भी बॉडी पार्ट पे गिरेगा अगर मान लो, तो ऑब्वियसली वो बर्निंग हो सकती है, हम जल सकते हैं, या सामने कोई खड़ा हो उसके ऊपर गिर जाए, या सामने कोई चीज पड़ी हो, है ना, उसके ऊपर गिर जाए तो वो जल जाएगी चीज, ठीक है, और ओवर हीटिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ठीक है, पानी है हमारे पास, हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे हमें उसे धीरे धीरे स्टायर करना है, धीरे धीरे उसे हिलाना है,
ठीक है, कॉन्स्टेंटली हमें हिलाते रहना, उसको धीरे धीरे उसको स्टार करते रहना है, ताकि जो हीट है उसकी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कहीं एक जगह एकोमोडेट ना हो, किसी एक जगह इकट्ठी ना हो, क्योंकि एक जगह इकट्ठी होने से भी वो स्प्लैश आउट हो सकता है या वो ओवरहीट होके फट सकता है। ठीक है, तो अगर एक जगह हीट लोकेट हो गई तो उससे भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो भी हमें बचाना, इसीलिए उसको हमें मतलब कॉन्स्टेंटली स्टायर करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमने इनकरेक्ट डाइल्यूशन किया, यानी कि एडिंग वाटर टू कंसंट्रेट एसिड कैन कॉज वायलेंट स्प्लैशिंग ड्यू टू रैपिड हीट जनरेशन। अगर हमने कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब यानी कि पानी कम एसिड ज्यादा है ना, उसके अंदर अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो हमें पता है कि क्या होगा, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ओवर हीट हो जाएगा, पर है ना रैपिड हीट, बहुत हैवी अमाउंट में हीट जो है उसमें जनरेट हो सकती है और बहुत हार्मफुल हो सकता है। सडन हीट रिलीज होगी तो उससे क्या होगा, जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, वो बाहर निकल के आ सकता है, जिससे कि भाई इंजरीज हो सकती हैं, जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। तो एक्सेसिव लोकल हीटिंग से जो ग्लास कंटेनर, अगर एक जगह मान लो हमने एक बीकर ले रखा है या हमने टेस्ट ट्यूब ले रखा है, उसके अंदर हमने एक जगह, उसके अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं मान लो, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे एक्सेसिव हीट जो है वो लोकेट हो गई। अगर एक पॉइंट पे हीट जो है वो लोकेट हो गई तो उससे क्या होगा, जो ग्लास कंटेनर होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, उससे ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होना चाहिए कि जब हम एसिड को पानी के अंदर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो रिड्यूस होते जाते हैं, क्योंकि भाई पानी ज्यादा है और एसिड कम है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन तो रिड्यूस होंगे ना पानी के अंदर जाएंगे तो। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन होता है कंसंट्रेशन का, उससे हीट जो है वो कम अमाउंट में जनरेट होती है या इजीली वो डिसिपेट हो जाती है, ताकि और डिसिपेट हो जाती है यानी कि वो चली जाती है, हीट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाती है, तो उसको हम केयरफुली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमने पानी के अंदर एसिड मिला है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कम अमाउंट में वाटर में जाकर ऐड होंगे, है ना, कम अमाउंट में जाएंगे, तो कहीं पर भी हीट जो है वो लोकलाइज नहीं होगी, कहीं पर भी वो एकोमोडेट नहीं होगी, एक जगह इकट्ठी नहीं होगी और कंप्लीटली उसको हम डायरेक्टली पूरा टाइम जो है वो स्टायर कर रहे हैं तो वो जो है पूरे में मिक्स हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर वो हीट नहीं होगा, और अगर हीट होगा भी तो वो बहुत माइनर, बहुत कम, यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट में, ना के बराबर हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक, ऑलराइट, तो ये करेक्ट प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन के। जब हमने डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड के साथ स्लोली ऐड किया तो उससे एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो अगर हमने इसको इनकरेक्टली किया तो इसलिए धीरे धीरे करना चाहिए, बहुत स्लो अमाउंट में हमें इस प्रोसेस को करना चाहिए। नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, अब जैसे नाइट्रिक एसिड है वो भी हमारा, नाइट्रिक एसिड भी बेटा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाता है, अभी हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाता है, तो नाइट्रिक एसिड में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो धीरे धीरे हमें उसको भी स्टायर करते रहना पड़ेगा, वरना उसमें भी एक्सेस अमाउंट में हीट जनरेट हो जाएगी और वो भी स्प्लैश आउट हो सकता है। ठीक, तो अभी हमने ये बता दिया आपको कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे, व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ये डिसोसिएट होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करती है कि भाई जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेवल है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना है, यानी कि हमने कम एसिड डाला तो कम हाइड्रोजन आयन गए तो उसका कंसंट्रेशन कम हुआ, अगर हमने ज्यादा एसिड डाला तो वहां पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए, तो उसके कंपेयर में वहां पर उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया, यानी कि पहले वाले के जिसमें हमने जब कम एसिड मिलाया था ना वहां का कंसंट्रेशन लेवल कम है, ज्यादा एसिड मिला है तो कंसंट्रेशन लेवल उससे ज्यादा हो गया, तो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डिसाइड करता है कितने अमाउंट में हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो स्ट्रॉन्गर एसिड जो होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का। ठीक है,
तो जब हम इसे इंडिपेंडेंटली जो है ऐड करेंगे वाटर के अंदर, तो हमें स्टायर करते रहना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि भाई वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन है, आपने एसिड मिलाया भाई, उसके भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा, H3O, है ना। तो इसने क्या बना दिया, इसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया, इसने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, ठीक है। तो जब हमने वाटर के अंदर एसिड को मिलाया तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे एग्जांपल एक दे रखा है, क्या एग्जांपल दे रखा है देख लेते हैं। डाइसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर, when hydrogen chloride gas is dissolved in water, it dissociate almost instantly। जैसे मान लो एक सिंपल लैंग्वेज में बनाते हैं कि हमने HCl जो है, जब हमने उसको वाटर के साथ ऐड किया, जैसे HCl एसिड है, तो वो क्या करेगा, वो अपना हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें से HCl में से हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि दोनों टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा ना वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O, हाइड्रोनियम यानी कि H3O की फॉर्मेशन कर लेगा। सिंपल ये बोल रहा है। अभी आगे चल के हम देखते हैं और कि क्या हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो वाटर की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन आयन थे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हुए और उन्होंने हाइड्रोनियम आयन बना दिया, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन बेटा हमेशा हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जस्ट अभी आपको बता था इंडिपेंडेंटली यानी कि कभी अकेला नहीं रहता, जहां उसको हाइड्रोजन मिलेगा उसके साथ जाके मिल जाएगा। तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन घूमता फिरता उसके पास आ गया तो 3 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे जहां 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा वो कहलाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं कि भाई अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या बताती है कि भाई हाइड्रोनियम आयन का कितना कंसंट्रेशन लेवल है। अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा है तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन लेवल कम है तो वो वीक एसिड कहलाता है। कैसे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने बात की, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl है हमारे पास, तो यहां पर हमने क्या देखा कि HCl में हाइड्रोजन है और Cl है, ठीक है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ मिलेगा तो हाइड्रोनियम की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। वैसे H2SO4 में भी क्या है, एसिड है ना, ये है ना, इसका हाइड्रोजन जो है वो किसके हाइड्रोजन के साथ जाके मिलेगा, वाटर के हाइड्रोजन के साथ जाके मिलेगा, और ये भी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा, तो इसीलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन भी किससे जाके मिलेगा, वाटर के हाइड्रोजन के साथ जाके मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देगा। तो हमने जब बात की कि जब एसिड जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो ये डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है, कौन, एसिड डिसोसिएट होता है यानी कि टूटता है, अलग होता है, और उसका हाइड्रोजन निकल के वाटर के पास चला जाता है और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। बात समझ आई आपको, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं उनमें हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो लो होता है, और जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो कम होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो ज्यादा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीक एसिड्स की बात कर लेते हैं अब हम लोग। देखो वीक एसिड की जस्ट अभी हमने बात की कि देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ था।
देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ था, लेकिन वीक एसिड के अंदर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से नहीं टूटता, हर बार जाकर नहीं मिलेगा वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाकर, काफी जो है वो अपने अपने तक रहता नहीं, ज्यादा मुझे जाकर उससे मिलना नहीं है। ठीक है, तो वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से नहीं टूटते या नहीं स्प्लिट होते वाटर के अंदर। इसका मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन है वो वीक एसिड कब कहलाएगा? जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन में एसिड मॉलिक्यूल बनाएगा। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो स्मॉल फ्रैक्शन में वो एसिड का मॉलिक्यूल बनाएगा। स्मॉल फ्रैक्शन में मतलब जैसे वहां पर पूरी तरह से टूट रहा था भाई, हर एक टूट के अगर मान लो पूरी क्लास की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, पूरी क्लास में बहुत यूनिटी हो गई है ना, तो आप तो बड़े स्ट्रांग हो गए। और अगर क्लास में यूनिटी नहीं है ना, आपस में लड़ झगड़ के रहते हो, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, तो तुरंत जाकर एक ने दूसरे टीचर की कंप्लेंट कर दी, तो क्या होगा? आप लोग स्ट्रांग हो गए नहीं, आप लोग वीक हो जाओगे, क्योंकि यूनिटी में ही तो स्ट्रेंथ होती है ना। ठीक, तो यहाँ पर जो वीक एसिड होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि पार्शियली स्प्लिट होते हैं। पार्शियली मतलब सारे स्प्लिट नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही स्प्लिट होंगे और जाकर दूसरे से वाटर के मॉलिक्यूल से जाकर मिलके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए वो वीक होता है। ठीक है, तो पार्शियल डिसोसिएशन की हमने बात की H2CO3। ठीक है, H2CO3 के अंदर हमने देखा कि देखो यहां पर हाइड्रोजन टूटा है ना, यहां पर हाइड्रोजन टूटा, ठीक है, यहां पर HCO3 बचा, यहाँ पर HCO3 बचा, लेकिन यहाँ तो ये पूरा है ना, तो यहाँ पार्शियल डिसोसिएशन हुआ। तो हमें ये पता चला कि भाई ये तो वीक एसिड है, ये तो वीक एसिड है ना। HCl के अंदर हमने देखा सारे हाइड्रोजन टूटे, सारे क्लोराइड टूटे है ना, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो पार्शियल डिसोसिएशन किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कब होता है? यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में वीक एसिड जो होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं, एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन में एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, तो वो वीक होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट सॉल्यूशन की जब पहुंच जाती है कि भाई दोनों के दोनों, जैसे HCl है ना, दोनों के दोनों मैक्सिमम अमाउंट में डिसोसिएट हो गए, मैक्सिमम अमाउंट में जो एसिड है जब वो डिसोसिएट हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है। ठीक है, जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब लोअर कंडक्टिविटी, अब अगर मान लो लोअर अमाउंट में, कम अमाउंट में आयंस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा? कंडक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी ना। तो वीक एसिड जो है वो कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेस एफिशिएंट अमाउंट में कंडक्ट करते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हाई इसका जो पीएच लेवल होगा, देखो जितना ज्यादा एसिडिक उतना पीएच कम, और जितना कम एसिडिक उतना पीएच ज्यादा। तो अगर मैं एसिड की बात करूंगी ना बेटा, तो यहां पर जो पीएच लेवल होता है वो पार्शियली, वो हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब, इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, यानी कि एसिड बढ़ रहा है तो पीएच कम हो रहा है। ठीक है, और बेस के अंदर क्या होता है? बेस के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि बेस बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा। बात समझ आई? अभी हम इस चीज को आगे देखेंगे। तो अगर हम वीक एसिड्स की बात करेंगे तो जो वीक एसिड होता है उसका पीएच लेवल ज्यादा होता है, जो वीक एसिड होता है उसका लेस देन तो 7 होता है, लेकिन एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा होगा। जैसे मान लो हमारा पीएच लेवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड है, तो यहाँ पर ये हमारे कौन से एसिड आ जाएंगे? ये वीक एसिड आ जाएंगे, और ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसका पीएच ज्यादा है, इसका पीएच कम है। बात समझ आई? ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, ऑलराइट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं वीक एसिड के। एसिटिक एसिड CH3COOH, एप्पल सिडार विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड हो गया, मेथनोइक एसिड, एंड स्ट्रिंग जो इतना हैवी अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में मान लो उसने जहर डाल दिया, एसिड रिलीज कर दिया, तो क्या होगा भाई? हम मर भी जाएंगे। तो अच्छा है कि फॉर्मिक एसिड में जो एसिड होता है वो वीक होता है, एंट के अंदर कम अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है, वरना वो चींटी नहीं वो सांप बन जाती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। इसको बेटा केमिकल फॉर्मूलाज देख लेना। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड होता है
HCOOH जिसको हम HC2H भी बोल सकते हैं, और इसको हम CH3CO2H भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा H2CO3, यानी कि H2COO भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं बोल के ऐसा बोल लो। ठीक है, H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो जाएगा हमारा। तो समरी हमने क्या देखी कि भाई अगर मान लो एसिटिक सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाए, एसिटिक एसिड जिसमें ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाए, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O, जिसमें ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन बनाए वो उतना स्ट्रॉन्ग होता गया, और जिसने कम अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन बनाए वो हमारा वीक एसिड के अंदर आ गया। ये हमारी समरी थी। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, कि भी एसिड मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। देखो, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। देखो, ये बात गांठ बांध लो कि जब भी, गांठ बांध लो इस बात को अच्छे से, कि भाई जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, नाइट्रिक एसिड में वो वाटर इवॉल्व करता है। ठीक है, उसके भी कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जब हमने रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की, जब हमने रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की, तब हमने देखा कि भाई मैग्नीशियम और HCl एसिड को जब हमने ऐड किया तो अभी हमने बताया था ना आपको, भाई हाइड्रोजन गैस तो वो इवॉल्व करेगा। तो उसने हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व की, साथ में सॉल्ट में क्या मिला हमें, MgCl। ठीक है, साथ में हमें क्या मिला, MgCl, हाइड्रोजन गैस इसने इवॉल्व कर दी। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम देख लेते हैं कि भाई देखो, जिंक है प्लस HCl है, तो जब आपको पता है तो H2 तो लिख लो, और साथ में सॉल्ट क्या ये प्रोड्यूस कर रहा है, ZnCl। इसको बैलेंस कर लेना खुद से। ठीक है, ZnCl। ठीक, तो यहां पर अगर हमने 2 लगा दिया तो ZnCl2 हो गया तुम्हारा, है ना। तो Zn2HCl बैलेंस खुद से कर लेना। अभी हम सिर्फ एक रिएक्शन बता रहे हैं कि भाई हमने मेटल लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जब इनको केमिकली कंबाइन किया तो हाइड्रोजन तो हमने लिख लिया, साथ में जो बच रहा है वो सॉल्ट है, तो सॉल्ट लिख लो। तो हमने देखा भाई सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इसने इवॉल्व की। ठीक है, और देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ आयन विद सल्फ्यूरिक एसिड। आयन का रिएक्शन देख लेते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि भाई मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल लिया हमने, आयन लिया है, Fe लिया है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो आयन को जब हमने एसिड के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकली कंबाइन किया, दोनों को ऐड किया, तो हमको क्या मिला उससे, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सा सॉल्ट, FeSO4, यानी कि आयन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उससे इवॉल्व हुई। तो चलो इसको एक बार हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके देख लेते हैं बेटा। तो अब जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है बेटा, इसकी एक्वस फॉर्म लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस बॉटल में पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में नहीं लेते हैं। ठीक, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं क्योंकि एक्वस फॉर्म बोली है, और हमेशा वाटर में एसिड ऐड करते हैं और स्टायर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे जरा फोकस कर दो। हो गया फोकस, ओके। तो हम इसे स्टायर करते रहेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हम वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो बेटा आप देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे पानी का बढ़ रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर हमने लिया था इसका और हमने इसे ऐड किया, तो देखो पानी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ गया। अगर कोई चेक करना चाहता है तो जितांशु चेक करो, लगा है थोड़ा सा, है ना, गर्म पानी हो गया ये। अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर कुछ आयन पैलेट्स जो है हम वो ऐड करेंगे, यानी कि कुछ आयन के पीसीस जो हैं हम इसमें ऐड करेंगे लोहे के। ठीक, एक काम करते हैं, इसमें देखो ये रिएक्शन नजर आ रहा है, फोकस है इस पे, पूरा फोकस है ना, ओके। तो देखो ये केमिकली रिएक्ट करेगा, किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, ये देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना, कलर चेंज हो रहा है। आयन पैलेट जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा एसिड इसमें हम और मिला लेते हैं, और ये रिएक्शन हमारे लिए विजिबल है। बेटा फैन ऑफ कर दो जरा, ये रिएक्शन हमारे लिए विजिबल है। ये देखो बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये जो बबल्स है ना यही हाइड्रोजन गैस है, कुछ देर में हमें धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक किया जाता है, जैसे आपको बताया था पॉपअप साउंड से इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कुछ पता चल रहा है आप लोगों को, कुछ स्मेल आ रही है अलग सी, है ना, डिफरेंट स्मेल आ रही है, ओके। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो धीरे धीरे जो आयन पैलेट है उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, ये हाइड्रोजन गैस है। पॉपअप साउंड से हम इसे चेक करेंगे। ये मैचस्टिक है और इसे मैं जला के चेक करूंगी। देखो ये दिख रहा है केमिकल रिएक्शन, इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये विजिबल अमाउंट में, ध्यान से सुनना। तो ये जो पॉपअप साउंड हमें सुनाई दी है, इससे ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, वेरीफाई कर दिया है कि हाँ इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड और आयन पैलेट्स को ऐड करके हमने सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व की है। ऑलराइट, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्लास हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमने देखा कि जब हमने आयन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड किया, या हमने जब एक्वस फॉर्म ली थी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की, है ना, हमने उसके साथ ऐड किया तो हमें आयन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई पॉपअप साउंड के साथ। ठीक, तो एक हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई जब सोडियम को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला। देखो सोडियम Na को जब हमने HCl के साथ ऐड किया तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है हमारे पास मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, NaCl सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हमें मेटल का बिहेवियर बताते हैं कि किस तरह से जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि भाई जब हमने मेटल को एसिड के साथ ऐड किया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, इसने प्रोड्यूस किया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, देखो ये तो बहुत अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट के साथ देख लिया। एक एक्सेप्शन की भी बात कर लेते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड जब टिपिकली देखो नाइट्रिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसकी ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल के साथ ऐड होता है तब ये सॉल्ट प्लस वाटर इवॉल्व करता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, यहां पर हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला मेटल प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड को जब हमने ऐड किया तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा बेटा सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस H2O, लेकिन एक्सेप्शन है यहां पर कि अगर इसको हमने मैग्नीशियम के साथ, मैंगनीज के साथ या कैल्शियम के साथ ऐड किया, किसको, नाइट्रिक एसिड को हमने मैग्नीशियम के साथ, मैंगनीज के साथ या कैल्शियम के साथ ऐड किया और इसमें हमने HNO3 मिलाया, तब ये हमको क्या देगा, तब ये हमको देगा कैल्शियम नाइट्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तब ये हमको क्या देगा, कैल्शियम नाइट्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तीन केसेस में देगा सिर्फ हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कैल्शियम। बाकी जितने भी मेटल होंगे
उनके साथ, ये ध्यान से सुन लो इस बात को, जितने भी मेटल्स होंगे उनके साथ जब नाइट्रिक एसिड केमिकली कंबाइन होगा, जब हमने मेटल को और नाइट्रिक एसिड को दोनों को आपस में मिलाया, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। 3 केसेस बताए हैं, किसमें नहीं मिलेगा हमें, किसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी? मैग्नीज, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम, इन तीनों के साथ ये जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ वाटर इवॉल्व करेगा। ये याद रखना, ठीक है? ऑलराइट, क्यों ये वाटर इवॉल्व कर रहा है? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भाई वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? वो टिपिकल एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करता, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं वो तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, है ना? लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तब ये उस केस में वाटर इवॉल्व करेगा, ठीक है? तब उस केस में वाटर इवॉल्व करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ जाएगी, तो ये वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है, आगे देख लेते हैं अब। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब हम एसिड्स का रिएक्शन देख लेते हैं, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखो, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो मैंने क्या बात की? मैंने बात की एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है? कोई भी मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इधर लिख लेते हैं। देखो, जब कोई भी एसिड हमने मेटल कार्बोनेट के साथ ऐड किया तो ये हमको क्या देगा? ये हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर भी देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व करेगा, ठीक है? एसिड विद मेटल कार्बोनेट। और जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, चलो अभी मेटल कार्बोनेट्स की हम बात करते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करेंगे, ठीक है? तो हमने एग्जाम्पल किसका लिया है बेटा? हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सोडियम कार्बोनेट, है ना? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया हमने। एसिड हमने HCl एसिड ले लिए। तो सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, अगर हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट्स लेना है या हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो इसको सीधा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देते, बस। चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या चाहे सिर्फ कार्बोनेट हो, ठीक है? ये हमेशा दोनों के दोनों हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे, ये समझ लो, ठीक है? सिर्फ मेटल के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। अगर हमने सिर्फ मेटल कार्बोनेट लिखा तो मेटल कार्बोनेट लिखो, और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा तो हाइड्रोजन लगा दो, लेकिन इवॉल्व हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही करेगा, ये याद रखना। तो हमने कौन सा लिया? हमने लिया सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया, और जब हमने उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तब इसमें देखो H2O तो दिया, यहाँ पर ये 2 नहीं है बेटा, ठीक है? H2O दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और एज अ सॉल्ट इसमें क्या दिया? NaCl, ठीक है? एज अ सॉल्ट इसमें NaCl। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल ली, 1 ऑक्सीजन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1 ऑक्सीजन, है ना? तो H2O हमने निकाल दिया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे, अभी हमने 3 में से 1 निकाल लिया, इसके पास दे दिया, तो H2O, ठीक है? फिर CO2, फिर हमने एक कार्बन भी ले लिया, ठीक है? 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ Na2Cl। तो Na2NaCl, देखो 2 Cl बचे हैं हमारे पास और 2 सोडियम बचे हैं, तो हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। किस तरह से? देखो बताते हैं आपको कि आपको लिखना कैसे है। अगर आपको ये याद हो गया ना बेटा, देखो जैसे हमने लिखा है Na2Cl CO3 कार्बोनेट, है ना? तो Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है? हमने इन दोनों को केमिकली कंबाइन किया। किसको? मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केमिकली कंबाइन किया। तो हमें ये पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
इवॉल्व करेगा, तो उसको तो हमने साइड में लिख लिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट्स, हमने अभी पढ़ा कि भाई मेटल कार्बोनेट्स कह लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये दोनों जब हम एसिड के साथ ऐड करेंगे तो हमको क्या देंगे, ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमने भाई हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने साइड में लिख दिया। अब सॉल्ट कौन सा मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो हमने देखो CO, देखो सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है ना, तो CO और इसमें से एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन चले गए, तो कितना बचा, 1 ऑक्सीजन बचा ना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, Na2O बचा है अभी यहाँ पर सिर्फ। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ये भी ले लिया, तो हमने वाटर भी इवॉल्व कर दिया, 2 हाइड्रोजन हमने ले लिए, इसको भी खत्म कर दिया, और 1 ऑक्सीजन जो यहाँ से बन रहा था ये हमने यहाँ लगा दिया, तो ये भी हमारे पास खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ हमारे पास 2Cl। तो हमारे पास एज अ सॉल्ट क्या बचा, Na2NaCl, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2NaCl, 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के, तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया। इस तरह से आप चेक करके लिख सकते हो। सिर्फ आपको ये रिएक्शन याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जब एसिड के साथ ऐड होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। आगे देख लेते हैं। तो बेटा चलो हमने मेटल कार्बोनेट की बात की थी, तो हम एक और ले लेते हैं कि हमने जिंक कार्बोनेट को लिया और जब हमने इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड किया, जिंक कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड किया, तो हमको क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। किस तरह से, देखो हमने जिंक कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड Zn, जिंक कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, केमिकली इनको कंबाइन किया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या मिलता है इससे, हमें मिलता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वाटर लिख लो पहले चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, कुछ भी कह लो, दोनों मिलेंगे। अब सॉल्ट मिलेगा हमको। ठीक है, यहां पर चेक कर लेते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन हमारे चले गए वाटर में, इसको खत्म कर दो, हटा दिया इसको। ठीक है, और ऑक्सीजन चला गया, ऐसा करते हैं, 2 हाइड्रोजन चले गए हमारे, इसको खत्म कर दिया हमने, और 1 ऑक्सीजन चला गया, तो हमारे पास सिर्फ CO2 बचा, है ना, ZnCO2 प्लस SO4। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें वहां पर इवॉल्व हो गई, इसको भी हटा दो, तो हमारे पास क्या बचा, ZnSO4। एज अ सॉल्ट हमको क्या मिलेगा, ZnSO4। तो जिंक सल्फेट हमको एज अ सॉल्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशंस आप बना सकते हो खुद से। ठीक है बेटा, तो बस आपको ये याद रखने की जरूरत है, मेटल के बारे में आपको पता है, कार्बोनेट आप लगा दोगे, मेटल कार्बोनेट बना दोगे, और साथ में कोई भी एसिड मिला दो और एक रिएक्शन खुद से लिख डालो। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी किसका लिया था, सोडियम कार्बोनेट का लिया था ना। अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, 2NaCO3 प्लस H2SO4। तो हमको ये पता है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो देगा ही देगा, या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही देगा। ठीक है, तो हमने 2 हाइड्रोजन यहां से ले ली, यहां कर दी, लिख दी। ठीक है, और एक ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो वो 1 ऑक्सीजन अगर मैंने यहां से ले ली तो यहां बचा सिर्फ CO2। तो अभी हमारे पास यहाँ क्या बचा है, 2NaCO2 प्लस H2 तो चला गया, SO4 बचा है। अब ये CO2 भी इवॉल्व हो गया, किस भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, है ना, तो ये भी हट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2NaSO4। तो हमें सॉल्ट क्या मिला, Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। आ गया समझ, आया समझ कि किस तरह से हमने इक्वेशन बनाई।
हमने यहां से 2 हाइड्रोजन निकाले, क्योंकि वाटर बन रहा है ना, तो वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन तो यहां से ऑब्वियसली डिसोसिएट हुए हैं, अलग हुए हैं, है ना। तो 2 हाइड्रोजन अलग हुए और 1 ऑक्सीजन यहां से अलग हो गया। तो 1 ऑक्सीजन यहां से अलग हुआ, 2 हाइड्रोजन यहां से अलग हुए, तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो यहां से 1 ऑक्सीजन निकला तो सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचे, तो बन गया CO2, है ना। तो क्या बचा हमारे पास 2NaCO2 प्लस H2 तो चला गया ना, SO4 बचा। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो इवॉल्व होती है, तो हमने CO2 भी लिख दिया, उसको भी हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 2Na प्लस SO4। तो हमारे पास Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट मिल गया एज अ प्रोडक्ट। आ गया समझ? आई थिंक आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इक्वेशंस हमको फॉर्म करनी है। ठीक है बेटा, चलो आगे देख लेते हैं। तो हमने सीख लिया कि भाई किस तरह से मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमें क्या दे रहे थे, और कैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ने भी हमें सेम ही चीज दी है, और हमने किस तरह से इक्वेशंस खुद से बनाई और उसमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और सॉल्ट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और सॉल्ट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। सॉरी, एसिड और बेस, नॉट सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ये याद रखना, क्योंकि कई बार देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि एसिडिटी होने लगती है ना, बहुत ज्यादा हम लोगों को, हमारा स्टमक जो है वो एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज करता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पेंटासिड वगैरह ले लेते हैं, है ना, या एसिडिटी रेगुलेटर्स लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। तो एसिड तो हमारे पेट में बन ही रहा है ना, बेस हमने ले लिया, बेस हमने कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया और सॉल्ट प्लस वाटर इवॉल्व कर दिया, जिससे कि एसिडिटी जो है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने एक बेस ले लिया NaOH, ठीक है बेटा, एक बेस हमने ले लिया NaOH और हमने उसमें HCl एसिड ऐड किया। एक बेस ले लिया NaOH, उसमें HCl एसिड ऐड किया, तो वहां पर क्या होगा, देखो H2O, वाटर इवॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये ऑक्सीजन भी इसके साथ आ जाएगा, H2 और O, और क्या बचा हमारे पास NaCl। तो हमारे पास क्या बचेगा, NaCl एज अ सॉल्ट हमको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं आप। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई HCl एसिड को हमने जब बेस के साथ NaOH के साथ ऐड किया तो उसने हमें क्या दिया, सॉल्ट, घर में खाने वाला नमक NaCl प्लस वाटर उसने हमें दिया। ठीक है, तो यहां पर सॉल्ट हमारा बन गया। ठीक है, वैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन में लेड ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड को हमने लिया, लेड ऑक्साइड PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है ये बेटा, जो बेस की तरह रिएक्ट करती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड को, लेड ऑक्साइड को हमने जब नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड किया तो इसने हमको क्या दिया, इसने हमको दिया लेड नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, इसने हमें क्या दिया, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि भाई की पॉइंट सब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में एसिड के अंदर क्या बन रहा है, एसिडिक बन रहा है ना, और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में बेस के अंदर क्या बन रहा है, एल्केलाइन बन रहा है ना। हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में बेस के अंदर एल्केलाइन बन रहा है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन है वो एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन है, जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन्स हैं वो एसिड के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, जो कैटायंस हैं, वो अनायंस के साथ, यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं
वो हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जल्दी बताओ जल्दी, अभी बताया था, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, आ गया समझ। तो ऐसा रिजल्ट हमें यहाँ पर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन मिल गई है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं तो इट इज डिफाइंड एज रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड विद अ बेस टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन एंड द नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अ सॉल्ट। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं एक बार, अभी हमने मेटालिक ऑक्साइड की बात की थी और आपको एक हिंट दिया था कि भाई मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं। बेटा मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिटिक नेचर के होते हैं, ये याद रखना। मेटालिक ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्साइड, देखो मेटल हमें हमारी नेचर से इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटालिक, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगा, कोई भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा लो, जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड लगा लो है ना, लेड ऑक्साइड लगा लो, तो कोई भी मेटल के साथ आयरन ऑक्साइड लगा लो, तो किसी भी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। क्यों क्यों बताओ, जल्दी बताओ क्यों, बताओ कमेंट में बताओ, टाइम स्टैम्प देख के। अरे भाई अभी बताया था, बहुतों को याद है, बहुत भूल गए, कंफ्यूज हो गए। एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर ही तो बना रहे हैं ना, है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है बेसिक नेचर के हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बात तो वही होगी ना, तो क्या बनाएगा वो, सॉल्ट और वाटर ही तो बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसा हो गया ये। ठीक है, तो हमने सोडियम ऑक्साइड और HCl को जब आपस में मिलाया, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और HCl को जब हमने आपस में मिलाया तो हमें क्या मिला, वाटर इवॉल्व हो और साथ में वाटर मिला और साथ में NaCl सॉल्ट मिला। आया समझ, ठीक है। अभी हमने एक मेटालिक ऑक्साइड की बात की और देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड ले लिया, अब हमने, लेड मेटल है ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगी जो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर बेस ने और एसिड ने मिलके कौन सा एसिड लिया है, नाइट्रिक एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो बेस और नाइट्रिक एसिड इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, हमारे पास क्या प्रोड्यूस किया, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर, वाटर इवॉल्व कर दिया, सॉल्ट प्लस वाटर दिया। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड भी हमने ले लिया और जब उसको हमने एसिड के साथ, कोई भी एसिड ले लो आप, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, HCl ले लो, कुछ भी ले लो, और जब उसके साथ आप उसको केमिकली कंबाइन करोगे तो आप सॉल्ट प्लस वाटर बना देना। जैसे हमने मान लो नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस HNO3, इधर लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव्स, भाई देखो ऑक्सीजन तो ये वाटर तो ये बनाएगा है ना, साथ में हमको क्या दे रहा है, एक हाइड्रोजन चला गया है ना, 2 ऑक्सीजन चले गए, एक हमारे पास ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, CuNO3, इसको बैलेंस कर लेना आप खुद। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर ये हमको देगा। ऑलराइट, तो इसी तरह से सिंपल क्या बताया, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और एसिड आपस में केमिकली रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और जो बेसिस रिएक्शन होते हैं। अभी तो हमने मेटालिक ऑक्साइड की बात की थी ना, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहां से आ गया। चलो ठीक है, आप ये समझो, अच्छा ये नॉन मेटालिक कहां आ गया, देखो अब जैसे बेसिस हैं, ठीक है, तो बेसिस के अंदर मेटल ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बेसिस के अंदर क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड्स है और हाइड्रोक्साइड्स है, अभी हमने पढ़ा है ना। और ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और जब ये मेटालिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्साइड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो कुछ कॉमन बेसिस हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड, तो चाहे ऑक्साइड लगा हो चाहे हाइड्रो ऑक्साइड लगा हो, आप समझ जाना कि वो बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक नेचर के हैं। ठीक, और ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर फिर और अभी मैं आपको बता देती हूँ, मेटल जो नॉन मेटल होते हैं ना, हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, और बेसिस का जो रिएक्शन होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि भाई मेटल ऑक्साइड्स की, है ना, अभी हमने बात की किसकी बात की, मेटल ऑक्साइड्स की। तो अगर मैं ये कह रही हूं कि भाई मेटल ऑक्साइड्स जो कि किसकी हैं, बेसिक नेचर की हैं, कौन सा नेचर है इनका, बेसिक नेचर है। जब ये मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, सॉल्ट्स प्लस वाटर। तो आप मुझे ही बताओ, क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिटिक नेचर की होती हैं, जो कि एसिटिक नेचर की होती हैं, क्या ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी? कमेंट्स में मेंशन करके बताओ, टाइम स्टैम्प देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट्स में मेंशन करके बताओ जरा, क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड ही तो देगा, है ना, एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड ही तो देगा, तो ये कोई रिएक्शन नहीं बनेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, हमने मेटल ऑक्साइड की बात कर ली, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर की है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिड और बेस मिलके क्या देते हैं बेटा, ये भी तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं ना, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, यहां से एस हटा देना, तो ये भी तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करती है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिस के साथ, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आ गया होगा आई होप आपको समझ। तो सॉल्ट और वाटर दोनों में हमें सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको क्या दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो हमने यहाँ पर क्या बात की कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन की अगर हमने बात की, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेस के साथ, और सॉल्ट और वाटर बनाएगी। क्या बता रही है ये कि भाई वो एसिटिक नेचर है उसका। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर हमको क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, H2O हमने ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ये रिलीज करेगा प्लस CO2। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको क्या दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये वाइट वॉशिंग में काम आता है कि भाई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा स्लेक्ड लाइम है, जब उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो वो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ऑलराइट, आगे देख लेते हैं, एल्कलीज की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था कि बेसिस जो होते हैं, जब ये वाटर में हम इनको ऐड करते हैं तो ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। बेसिस क्या होते हैं बेटा, कि जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये OH हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एल्कलीज कौन से बेसिस हैं, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। देखो सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में सॉल्यूबल
नहीं होते। ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, बट दोज बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोक्साइड, तो ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये तो होगा एल्कलीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से बेसिस हैं विच आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो बताओ, सोच के बताओ। मैं बताती हूं। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये कौन से मेटल्स हैं? ये वो मेटल्स हैं जो कि ये वो बेसिस हैं, नॉट मेटल्स, ये वो बेसिस हैं विच आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं, एंड विच आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर वो अनसॉल्यूबल बेसिस हैं हमारे पास। ठीक है, तो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं एक बार। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं ये हमने देख लिया, मेटल ऑक्साइड्स की बात कर ली, हाइड्रोक्साइड्स की बात कर ली। तो एल्कलीज जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करने के बाद जो भी सॉल्यूशन होता है उसको एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर का बना देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में जो एल्कलीज होता है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक वाटर के अंदर एल्कलीज होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रिवील करते हैं, बताते हैं कि भाई हम बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड हमारे दीज आर नॉन सॉल्यूबल इन वाटर, वो बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे हमने मेटल में पढ़ा था कि भाई स्ट्रॉन्ग मेटल क्या होते हैं और वीक स्ट्रॉन्ग, हमने एसिड्स में पढ़ा था कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली हमने देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात की थी तो हमने बोला था कि भाई जितना मैक्सिमम अमाउंट में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। जितना मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर और हाइड्रोनियम आयन बनाता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जितना अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा, अगर पार्शियली स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन आयंस तो वीक एसिड होता है। उसी तरह से बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग एल्केलाई होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि भाई जितने अमाउंट में वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो जितने अमाउंट में वाटर में प्रोड्यूस होंगे, जितने मैक्सिमम अमाउंट में वाटर में प्रोड्यूस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, देखो कंप्लीट डिसोसिएशन तो क्या 100% तो नहीं होगा, कुछ परसेंट जो है वो रह जाता है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में डिसोसिएशन रह जाता है लेकिन मैक्सिमम डिसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोक्सिल आयंस का या हाइड्रोक्साइड्स का, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज की बात करूंगी तो इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस और एल्केलाइज। ठीक है, दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमें दिख रहा है कि भाई जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड है ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, पूरी तरह से टूट गया है और मैक्सिमम अमाउंट में वाटर के अंदर हमें हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो नजर आ रहे हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड जो है वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिसोसिएशन हो गया या
कंप्लीट डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं हम इसको, कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है हाइड्रोक्सिल आयन का। दैट इज व्हाई वी कैन कंसीडर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ आई? ठीक है, डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है यहां पर। वीक बेस एल्केलाई पार्शियली डिसोसिएट होंगे, सब नहीं टूटेंगे, कुछ ही अमाउंट में टूटेंगे। सारे हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड जो हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत ही डिसोसिएट होंगे, थोड़े बहुत ही हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो पाए जाएंगे उस पानी के अंदर। तो थोड़े बहुत अगर हाइड्रोक्साइड पानी पाए जा रहे हैं पानी के अंदर तो आप क्या बोलोगे? वीक बेस है भाई। मान लो खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो आप क्या बोलोगे? अरे बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है, नमक तो बहुत ज्यादा डल गया। और अगर कम डलेगा तो आप क्या बोलोगे? नमक कम डला है। तो कम को वीक ही तो कहते हैं, है ना, और ज्यादा को स्ट्रांग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कम अमाउंट में है तो वो वीक बेस कहलाएगा। तो वीक बेसेस कौन कौन से होते हैं? वीक एल्केलाइज कौन कौन से होते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH2 होल ट्वाइस आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑल राइट, आगे देख लेते अब हम। तो हमने यहाँ पर देखा NH4OH को हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने बात की थी, NH4OH को देख रहे हैं। तो यहां पर कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ है। हमें नजर आ रहा है कि यहां पर कहीं पर NH3 है, कहीं अमोनिया है, कहीं अमोनियम है, कहीं हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस एल्केलाई है, ठीक है, वो वीक बेस या एल्केलाई है। तो यहां पर जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर कम है। तो जहां पर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो वीक होगा, और जहां पर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो वीक एल्केलाइज हैं वो क्या क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शंस देख लेते हैं बेटा। वीक बेस या एल्केलाइज जब रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के रिएक्शंस बनते हैं? देखो जो भी एक्शन होता है हमारा एल्केलाइज का, ठीक है, या बेसिस का अमोनियम सॉल्ट के साथ, वो किस तरह का होता है? जब एल्केलाइज अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया गैस प्लस वाटर इवॉल्व करेंगे। ये क्या इवॉल्व करेंगे? अमोनिया गैस प्लस वाटर, ठीक है। ये इवॉल्व हमेशा करेंगे कि जब भी हमारे बेसिस जो है वो अमोनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या इवॉल्व करेंगे? वाटर प्लस अमोनिया गैस प्लस सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ऐसे याद कर लो। जैसे हमने यहां पर लिया। अच्छा, ये यूज कहां पर होता है? देखो इंडस्ट्रियल और लैब्स प्रोसेसेस के लिए यूज होता है अमोनिया। देखो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं ना अमोनिया से, है ना, तो वहां पर ये यूज होता है। चलो, तो यहां पर हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड हमने लिया। किस किस को लिया भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH4 है ना तो अमोनियम, और अगर NH3 होगा तो अमोनिया, और अमोनिया गैस होती है, ठीक है। NH4 इज अमोनियम और NH3 इज अमोनिया, जो कि गैस होती है, ये याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने यहां पर बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलके, ये दोनों मिलके हमको क्या दे रहे हैं बेटा? ये हमें दे रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ये इवॉल्व कर रहे हैं। क्या इवॉल्व कर रहे हैं? अमोनिया गैस। अभी हमने क्या बोला था कि भाई बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, ठीक है, ये मिलके हमको क्या देगा? ये मिलके हमको देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। ये हमको क्या देगा? अमोनिया गैस देगा। ये याद रखना आप लोग, ये लिख लो, बेस प्लस
अमोनियम सॉल्ट, सॉल्ट लिख लेना भाई, सिर्फ अमोनियम नहीं होगा, अमोनियम का कोई सॉल्ट, जैसे हमने सिर्फ अमोनियम NH4 नहीं लिया, Cl भी लगा दिया तो ये सॉल्ट बन गया ना हमारा, है ना, ये सॉल्ट बन गया ना हमारा, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस मिलके हमको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है बेटा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम सल्फेट, तो यहां पर भी सेम हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो वाटर भी मिल रहा है, अमोनिया गैस भी मिल रही है, NH3 लिख लेना यहाँ पर, अमोनिया गैस भी मिल रही है। तो हमने क्या क्या लिया, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है हमारा, है ना, अभी हमने पढ़ा था बेस है, और हमने लिया अमोनियम सल्फेट, सॉल्ट हो गया, है ना, अमोनियम सल्फेट। तो हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट को केमिकली कंबाइन किया, इन दोनों को आपस में हम लोगों ने जब ऐड किया तो हमको क्या मिला, हमें मिला सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथ के साथ, बेटा नोट करते जाना, ठीक। तो हमने यहां तक पढ़ा कि भाई रिएक्शंस कैसे होते हैं वीक बेस और एल्केलाई के। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर, इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएच लेवल की बात करेंगे, ठीक है, और किस तरह से पीएच जो है ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.